नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर उपद्रव को लेकर के बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि रात को 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नेटबंदी भी आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। उपद्रव के बाद अब पुलिस एक्शन में है। 97 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया, अब तक हिरासत में लिया गया। अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने इस बात की जानकारी दी है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पहले यह संदेश दिया, इसके बाद जोधपुर में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे और इसका असर जोधपुर में पुलिस पर देखने को मिला। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 97 लोगों को हिरासत में लिया गया। 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने दी है। साथ ही साथ हवा सिंह घुमरिया ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। उपद्रव के बाद अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। 97 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया, अब तक हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी आज रात 12 बजे तक रहेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद इसे खत्म किया जा सकता है या फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। समीक्षा की जाएगी पुलिस की ओर से, उसके बाद पुलिस और प्रशासन इस पर निर्णय लेंगे। जोधपुर उपद्रव मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है और जानकारी ये कि आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान है। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू है, जिनमें प्रताप नगर का इलाका और बाकी के 9 थाना इलाकों में कर्फ्यू कल से लगाया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सबको शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही विपक्ष पर भी सीएम ने जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का रवैया असहयोगात्मक रहा है। क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आप भी देखिए। प्रदेश में जगह जगह से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं। करौली के बाद, अलवर के बाद अब जोधपुर में जो है वो तनाव की खबरें आई और सरकार ने मुस्तैदी से उस पर काबू भी पाया। हमारे साथ में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जगह जगह से ये घटनाएं सामने आ रही है, क्या इसके पीछे वजहें आपको नजर आ रही है और किस दिशा में सर प्रदेश ये जा रहा है? देखिए, करौली में जब घटना हुई थी तो मैंने कहा था कि ये जिस प्रकार की घटना हो रही है और बीजेपी वाले जिस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं और घटनाओं को जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करके भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी नहीं होता है। कहीं आग लगती है तो पहले बुझाया जाता है उसको। तो ऐसे वक्त में अगर कोई मान लो घटना हो भी गई है तो ईमानदारी तब होती है जब हम सब मिलकर के अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। उल्टा हो रहा है, आरोप लग रहे सरकार पे आरोप लगाओ बाद में। जब शांति हो जाए, सद्भावना पैदा हो जाए, कौन मना करता आपको? जोधपुर में आज यही हुआ है। वहाँ नेता बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, सब लोग आरोप लगा रहे हैं, धरना दे देंगे, धमके दे रहे हैं। ऐसे वक्त में पुलिस का माहौल भी डाउन नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको लगे बाद में तो आप टिप्पणी करो, लिख के भेजो, एक्शन के बारे में कुछ भी करो, आरोप लगाओ सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, किसी पे लगाओ। तो ये जो अप्रोच इनकी है बीजेपी की, वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं जहाँ तक जानकारी मुझे है, ऊपर से इनके ऊपर दबाव है सब पे कि आप हर घटना को इस प्रकार प्रचार प्रसारित करो कि सरकार की छवि डैमेज हो। ये इनका षड्यंत्र है। तो सरकार को सर सख्त मैसेज देने की जरूरत है, लगातार आप दे भी रहे हैं, लेकिन बार बार जो है फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो क्या और सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता आपको नजर आ रही है? देखिए, करौली के बाद में हमने कदम उठाए थे तो रामनवमी का जो जुलूस निकले थे, सब जगह शांति रही। राजस्थान में फूल बरसाए गए आपस सब धर्म लोगों ने, और 7 राज्यों में दंगे हुए थे। 7 राज्यों में दंगे हुए। मॉडस ऑपरेंडी वही थी जो करौली में थी, मतलब तरीका वही था दंगों होने का 7 राज्यों में। जो करौली में किया गया वो तरीका अपनाया गया। तो इस प्रकार के षड्यंत्र करके लोग मैदान में उतरे हुए हैं और जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे प्रयास करें कैसे शांति भंग करें राजस्थान के अंदर भी।
सर, आप कहते हैं कि वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि तुष्टीकरण जो है वो कांग्रेस करती है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये अब उनका जुमला पुराना हो गया है, अब तो नए जुमले की तलाश कर रहे होंगे वो लोग। अभी तो उनको होमवर्क दिया हुआ है कि आप पर प्रदेश में शांति सद्भाव नहीं कायम रहे, सरकार को मुख्यमंत्री बदनाम कैसे करो, ये उनको एजेंडा दिया गया है, ये होमवर्क दिया गया है, उस पर वो लोग चल रहे हैं। क्योंकि 5-7 उम्मीदवार बन गए मुख्यमंत्री के, अब सब में कंपटीशन है, सब बोलते रहते हैं वही उसी भाषा के अंदर, ये स्थिति है। जैसे ही जोधपुर की घटना हुई, आपने लगातार जो है मीटिंग की अधिकारियों के साथ में 4 सदस्यीय दल वहां पर भेज दिया, तो क्या कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? और आपने कहा कि कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सब पर कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, तो इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आप देख रहे 90 लोग तो अरेस्ट हो गए हैं, और हम चाहेंगे कि भविष्य के अंदर भी जो है प्रदेश के अंदर चाहे कोई जाति बिरादरी, जाति धर्म कोई हो, कोई राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता हो, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप हिंसा करो, दंगे भड़काओ, इसमें हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई भागीदार बने। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो ये है हमारे साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो साफ तौर पर कहा कि चाहे अपराधी किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोग हों और जो समाज में इस तरह की हरकत करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में किस तरह के हालात हैं, आज दूसरा दिन, और इसे जानने के लिए सीधे हम जोधपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, तस्वीरें दिखाइए और अभी किस तरह के हालात जोधपुर में हैं? केंद्र भी यही तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कर्फ्यू क्षेत्र है, पुलिस का सख्त पहरा है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स लगाने के साथ ही साथ आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ नज़र आते हैं, क्योंकि बीती रात देर रात पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो वार्ता हुई थी उसके बाद उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, और उस एडवाइजरी के तहत यह स्पष्ट आदेश हैं कि बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके के आवागमन पर प्रतिबंध है। 10 थाना क्षेत्र हैं जिनका अगर उल्लेख किया जाए तो उदय मंदिर क्षेत्र है, जिला पूर्व के जो हैं उनमें सदर कोतवाली है, सदर बाजार है, नागौरी गेट थाना है, खांडा फलसा थाना है। इसी तरीके से पश्चिम अगर वेस्ट की बात की जाए तो प्रतापनगर है, प्रतापनगर सदर है, देवनगर है, सूरसागर थाना है और सरदारपुरा थाना है। यह सरदारपुरा थाना क्षेत्र का इलाका जालोरी गेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी कर्फ्यू जैसी स्थिति है और कर्फ्यू की सख्ती से पालना के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर के भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। लगातार शांति स्थापित किए जाने की बात है। हालांकि अभी बीती रात से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिले हैं। हल्की फुल्की कोई 1-2 जगह कोई झड़प या नोकझोंक की बात सामने आई थी, उसके बाद में किसी तरह की कोई अशांति की बात नहीं है। जैसे ही कोई गाड़ी सड़क पर आती है, पुलिस के जवान वहाँ पहुँचते हैं, उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं, और जब पूरी तरीके से वे संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद ही उसे आने जाने दिया जाता है। हालांकि विशेष तौर पर परीक्षाएं जारी है, उस परीक्षा को लेकर के विशेष तौर से हिदायत दी गई थी कि परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी जा रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जाएगा, और उनके साथ ही साथ एक अभिभावक को उनके साथ जाने की स्वीकृति दी गई है, और उनका जो परिचय पत्र है उसी को पास के आधार पर माना गया है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो हैं जैसे पत्रकार हुए या आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उनके भी परिचय पत्र के आधार पर उन्हें कर्फ्यू में जाने की इजाज़त है। जी, अगर लोगों को आइडेंटिफाई करने की बात करें, क्योंकि पुलिस ने लगातार ये संदेश दिया कि अब सख्ती की जाएगी, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो पुलिस की ओर से कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। डिटेन किए जा रहे हैं लोग, पूछताछ लोगों से की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभय कमान से जो फुटेज मिले हैं उनके आधार पर किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो फुटेज
पुलिस को उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर भी पड़ताल जारी है। हालांकि 3 जगह मामले दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा अन्य कई जगह भी जो पुलिस के द्वारा जो शिकायतें मिली है उस पर अमल करने की बात की जा रही है। लगातार जो बात पुलिस के लिए सुरक्षा के लिहाज से जो की जा रही थी, तो पुलिस के अधिकारियों का भी यही कहना है कि पहली जो उनकी प्राथमिकता थी वह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना था। उसके बाद में उनकी जो प्राथमिकता है कि जो सीसीटीवी फुटेज और जो लोग डिटेन किए गए हैं उनकी पड़ताल करनी है, उनको अच्छी तरीके से पहचान करने के बाद उनके बाद पुलिस की ओर से रंजन अपडेट दिया गया है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है? जी, हालांकि ये 3 मामले जरूर दर्ज किए हैं, लेकिन ये भी अभी तक पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान नहीं किया गया। अलग अलग थानों में, सरदारपुरा थानों में और शहर के अन्य थानों में मामले दर्ज किए हैं। उसके अलावा अभी तक जहां तक डिटेन करने की बात है तो 50 से अधिक लोगों का जिक्र किया गया है। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एक जगह 97 लोगों को डिटेन करने की बात की गई थी। जब बीते दिन जो टीम जयपुर से आई है उसमें जो गृह राज्य मंत्री का जो बयान था उनकी बात माने तो 50 से अधिक लोगों को देर रात तक डिटेन कर लिया गया था और पूछताछ उनसे भी जारी है। घायलों की जो बात की जाए तो अलग अलग अस्पतालों में घायल भर्ती है, कुछ लोग घर पे भी हैं, तो उनसे भी मिलने जयपुर से जो टीम आई थी, 3 मंत्री यहाँ जोधपुर में डेरा डाले हुए हैं, उनकी भी यह लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ शांति बहाली की लगातार अपील जारी है। मुख्यमंत्री ने अपील की है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यही हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपील की है। उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, अपील भी जारी की है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगातार शांति बहाली के जो प्रयास है, हालांकि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, धारा 144 जो है यहाँ लगी हुई है और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो है सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहें वायरल नहीं हो, किसी तरह के मैसेज वायरल नहीं हो, इसको लेकर सख्ती से पालना की जा रही है। बैन किया गया है इंटरनेट, जिसको लेकर के आज रात तक अभी तक तो यही आदेश है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह का जो माहौल है वो खराब ना हो और शांति और सौहार्द का जो शहर है उसकी अपनायत बनी रहे। रंजन, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के तमाम लोगों ने शांति की अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। पूर्व महाराजा अगस्त सिंह ने भी ये अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया है इस पूरे मामले को लेकर के। क्या इसका असर धरातल पर देखने को मिल रहा है, असर पड़ेगा लोगों पर और इस बात को समझेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द को वे बरकरार रखें? क्योंकि जो इस तरह के अगर कहीं विवाद होते हैं, दंगे होते हैं, तो सभी पर इसका असर पड़ता है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि देखिए स्कूली बच्चों को भी परेशान होना पड़ रहा है, आम लोग भी परेशान होते हैं, दैनिक रोजमर्रा के जो काम हैं वो भी ठप होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ तक बात की जाए कि यहाँ जोधपुर के पूर्व नरेश गज सिंह का जो बयान आया है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने मारवाड़ की जनता से सौहार्द की अपील की है। उन्होंने मायड़ भाषा मारवाड़ी में ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जोधपुर जो है अपनायत का शहर है और ऐसी संस्कृति जोधपुर की कहीं नहीं रही है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम आते हैं। और जिस तरीके से जोधपुर का कल्चर रहा है, जोधपुर हेरिटेज सिटी रहा है, जोधपुर विरासत वाला शहर रहा है, जोधपुर पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है, तो ऐसे जब वायलेंस की घटना, ऐसे जब वायलेंस के समाचार जब बाहर जाते हैं तो उसका असर पर्यटन पे पड़ेगा, पर्यटन का असर इकोनॉमी पे पड़ेगा और इकोनॉमी का सीधा असर जोधपुर की जनता पे पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं ऐसे सब वाकयों से नुकसान है। तो इस दूरगामी सोच के साथ में यह बयान उनकी तौर से आया है। और निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ आज भी लोगों में अटूट और अकूत श्रद्धा है अपने महाराजा के प्रति। आज भी ऐसे सामाजिक सरोकारों के पर्व जब होते हैं तो वे यहाँ मिलजुल कर उनकी मौजूदगी में ये सारे आयोजन किए जाते हैं। अभी कुछ समय पहले गणगौर का पर्व था, उससे पहले भी ऐसे कई सामाजिक आयोजन थे जहाँ राज परिवार जोधपुर का है वो भी अपनी सामाजिक भागीदारी निभाता है। तो निश्चित तौर पर यह जो अपील की गई है ये भी अपने आप में मार्मिक अपील है। लोगों को अपना समझ कर ये अपील की गई है, सीधा संबंध स्थापित है जोधपुर की जनता का। रंजन, उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और जैसे आप बता रहे हैं कि अब जो कर्फ्यू लगाने के बाद
शांतिपूर्ण स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए रंजन, और नज़र बनाए हुए हैं पूरी घटनाओं को लेकर के और तमाम हालातों को लेकर के। और इसी बीच बड़ी खबर हम बता दें, बीजेपी की हुंकार रैली को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कल अलवर में भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली आयोजित की जा रही है। पूर्वी राजस्थान को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। बढ़ते अपराध और मंदिर तोड़ने के विरोध में ये रैली की जा रही है। भाजपा की हुंकार रैली है, कल कंपनी बाग में ये रैली होनी है। इसे लेकर के बीजेपी के संगठन के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी 11 मंडलों से 2-2 हजार कार्यकर्ता यहां पर आएंगे, जुटेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी अलवर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर के पूरी तरह से एक्शन के मोड में भारतीय जनता पार्टी पूर्वी राजस्थान को साधने की एक कवायद मानी जा रही है। और जैसे कि बीजेपी के आरोप है कि राजस्थान में बढ़ते हुए अपराध, मंदिर तोड़ने की घटनाओं के खिलाफ बीजेपी का कहना है कि ये रैली हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली कल कंपनी बाग में होगी। इसे लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लाने की जिम्मेदारी यहां पर नेताओं को दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर है कोटा से बड़ी जानकारी, जहां पर भेरों की संपत्ति कुर्क होगी। इनामी बदमाश भेरू गुर्जर की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। आपको बता दें कि भेरू की बोलेरो समेत 2 कारें जब्त की गई है। भेरू के मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 4 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, वो भी मुक्त करवाई जाएगी। भेरू की संपत्ति कुर्क की जाएगी, पुलिस ने निर्णय किया है। लगातार भेरू पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है और पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड का मुख्य आरोपी भेरू गुर्जर, और इसकी तलाश लगातार की जा रही है। भेरूलाल गुर्जर के जो संभावित स्थल हैं जहां वो जा सकता है, जहां उसकी रिश्तेदारियां थी, वहां सभी जगह टीमें भेजी हैं और आज सूचना संकलन हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो इसके द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा किया है और कब्जा करके जो मकान वगैरह बनाया है, उस संबंध में भी हम ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड ले रहे हैं और ग्राम पंचायत इसके अंदर जो लीगल कार्रवाई है वो करेगी। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, लगातार एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन भेरों का अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है? जी, अब पुलिस जो एसआईटी की टीम गठित की हुई है वो पंचायत, तहसीलदार और पटवारी से जो संपत्ति का जो ब्यौरा मांगा था, उसके आधार पर एक बड़ा जो खुलासा हुआ वो है कि चेचट इलाके में जो खेरुडुंदा गांव है, वहां पर इनकी जो अतिक्रमण करके जो चारागाह भूमि है, वहां 4 बीघा लाखों रुपए की जमीन पर अतिक्रमण करके उन्होंने आलीशान मकान बनाया है। अब उस मकान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही, क्योंकि वो पहले से अतिक्रमण है, अवैध है, इसलिए उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन एक बड़ा खुलासा होने के बाद अब कहा जा सकता है कि भेरू गुर्जर पर जल्दी शिकंजा कस पाएगा। और उम्मीद है पुलिस को कि जब ये सूचना भेरू गुर्जर तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो पुलिस की शरण में आएगा और एक पुलिस ये एक नया शिकंजा कसने जा रही है, क्योंकि लगातार 1 महीने की तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो 5,000 रुपए का इनामी बदमाश है वो भेरू गुर्जर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने हालांकि एमपी से सटे इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से उनकी तलाशी की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया, इसलिए पुलिस ये लेकिन ओम, क्या पुलिस जो है अब वो इस गुंडे की कुंडली खंगाल रही है? क्योंकि लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, पुलिस से दूर भागा हुआ है, हाथ नहीं आ रहा है, इस पर इनाम भी घोषित किया गया। इसका परिवार जहां पर रहता है उन पर भी कोई दबाव बनाया जा रहा है कि आखिरकार इस गुंडे की धरपकड़ हो सके और इसको असली जगह इसकी पहुंचाया जा सके।
जी, जो मुख्य आरोपी है इस मामले में बाबू गुजर, वो इसका भाई है, छोटा भाई है, और उनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुकी है। जबकि कुछ और जो इनके परिवार के जो सदस्य हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये परिवार से फिलहाल टच में नहीं, क्योंकि इनके पास मोबाइल नहीं, और पुलिस को लगता है ये घने जंगलों में ऐसे लोगों से संपर्क में है जहां, क्योंकि ये पहले भी हत्या के एक मामले में सजा काट चुका, जेल रह चुका है, तो वो तमाम हथकंडे अपना रहा है जो पुलिस को पकड़ में नहीं आए। फिलहाल ये पुलिस की पकड़ से इसलिए दूर है क्योंकि ये पुलिस की कार्यप्रणाली से वाकिफ है, पुलिस कहां जा सकती है, कैसे पकड़ सकती है, और इससे बचने के लिए ये लगातार एमपी से सटे इलाकों में, जैसा की पुलिस मान रही है, घने जंगलों में, खेतों में, सुनसान इलाकों में फिलहाल फरारी काट रहा होगा। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस तरह के जो गुंडे हैं उनकी असली जगह जेल है और वहां पर पहुंचाने के लिए पुलिस की कवायद लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बांदीकुई से बड़ी खबर है जहां पर 10 लाख की चोरी हुई है। दुल्हन के जेवर पार कर लिए गए। बांदीकुई में देर रात को 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कुटी मोहल्ले में शादी वाले घर में चोरी की वारदात हुई है। 6 लाख रुपए समेत दुल्हन के आभूषण चोरी कर लिए गए। कल लगन लेकर के सिरसा गए थे दुल्हन के परिजन। 9 मई को शादी होनी है। सुबह 4 बजे जागने पर चोरी का पता चला और इसके बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। जैसे इस बात की जानकारी लगी कि दुल्हन के जेवर गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, 9 मई को शादी होनी है और उससे पहले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि 1-1 रुपया जमा करके अपनी बेटी के लिए 10 लाख के गहने थे वो इकट्ठा किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच मौसम को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में बदल सकता है मौसम। दोपहर में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। भरतपुर, धौलपुर, बारां, बीकानेर में तेज हवाएं चलेंगी। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में और सीकर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर है मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगामी 13 मई से उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर को लेकर के तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन आज उदयपुर पहुंचे हैं और इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व पीसीसी के सचिव पंकज शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी नेता यहां पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट से महासचिव वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने चिंतन शिविर के आयोजन की जानकारी दी और कहा कि इस शिविर से पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन जब यहां पर पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहले से मौजूद, रामलाल जाट मौजूद और कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यहां पर जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज 10:30 बजे पहुंचेंगे उदयपुर और इस शिविर को लेकर के जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे। 9:30 बजे सीएम अशोक गहलोत का जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है। उदयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। बड़ा मौका है चिंतन शिविर के लिए, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग आए। धन्यवाद। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।